नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आज चर्चा करेंगे झारखंड की और झारखंड में चल रहे खेला की। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग होनी है। ऐसे में यहां पर सियासत अब पूरे चरम पर है। झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए सत्ताधारी दल यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 35 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज जिले की बरहेट विधानसभा सीट से ताल ठोकने का फैसला लिया है। महिला प्रत्याशियों में मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा डुमरी सीट से बेबी देवी, जबकि ईचागढ़ से सबिता महतो अपना राजनीतिक भाग्य आजमाएंगी। बता दें कि इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन सरकार में सहयोगी दल कांग्रेस ने 21 प्रत्याशियों का ऐलान उसने कर चुका है। कांग्रेस ने जामताड़ा से इरफान अंसारी, हजारीबाग से मुन्ना सिंह और जरमुंडी से बादल पत्रलेख को मैदान में उतारा है। इधर चुनाव से कुछ सप्ताह पहले बीजेपी के साथ बड़ा खेला हो गया है। बीजेपी के 3 पूर्व विधायक लुइस मरांडी, कुणाल सारंगी और लक्ष्मण टुडू सहित अन्य नेताओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है। बीजेपी के साथ असंतोष के चलते लुइस मरांडी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरे दलों से आए नेता बीजेपी में हावी हो गए हैं और पुराने निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और जेएमएम में शामिल हो गई। आपको बता दें कि 2014 के चुनाव में लुइस मरांडी ने हेमंत सोरेन को हराया था। अब लुइस मरांडी की जेएमएम में वापसी से झारखंड की राजनीतिक स्थिति में एक नया मोड़ आ गया है। इन नेताओं के शामिल होने से जेएमएम की स्थिति मजबूत होने की संभावना है। सबसे खास बात यह है कि इससे 2 दिन पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता केदार हाजरा और आजसू पार्टी के उमाकांत रजक भी जेएमएम में शामिल हो चुके हैं। उधर झारखंड में 66 उम्मीदवारों की घोषणा करते ही भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच गई है। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी नेता तेजी से पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। वहीं अब झारखंड के पूर्व सीएम और वर्तमान में बीजेपी नेता चंपई सोरेन को लेकर जेएमएम नेता और हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन का एक बड़ा बयान सामने आया है। बसंत सोरेन ने दावा किया है कि चंपई सोरेन जल्दी ही जेएमएम में फिर से वापसी करेंगे। इधर बीजेपी से बगावत जारी है। अब तक विधानसभा की 15 सीटों पर 15 से ज्यादा बागी मैदान में आ चुके हैं। दिलचस्प बात है कि इन सभी बागियों की एक ही दलील है, पार्टी दल बदलुओं और परिवारवाद के मोह में घिर गई है। तो झारखंड के सियासी गलियारे में अब एक नई भूचाल की स्थिति आ गई है। लुइस मरांडी सहित अन्य नेताओं ने बीजेपी के साथ ही अब खेला कर दिया है और झारखंड विधानसभा 81 सदस्यों की विधानसभा है और इसमें एक एक सीट मायने रखती है। लेकिन अब जिस तरह से असंतोष अपने चरम पर पहुंच गया है, ऐसे में आने वाला चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। इसी मुद्दे पर अब आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से बतौर प्रवक्ता बटर देओल साहब जुड़ चुके हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता रमाकांत महतो साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का इस शो में स्वागत है। सबसे पहले रमाकांत साहब, आप ही के पास आते हुए, बीजेपी जिस चीज में माहिर मानी जाती थी, आमतौर पर हमने देखा है, महाराष्ट्र की बात करें, कई अन्य राज्यों की बात करें, तो दूसरे पार्टी से लोग छोड़ करके बीजेपी का दामन थामते थे। अब ऐसे में झारखंड की परिदृश्य में यह सिनेरियो कुछ अलग सा, उल्टा सा नजर आ रहा है। यहां पर जेएमएम आप पर हावी हो रहा है और कई कद्दावर नेता आपकी पार्टी से झारखंड मुक्ति मोर्चा में जा रहे हैं। आखिर ये बगावत के सुर फूटे और इस बगावत के सुर में जो आपने लिस्ट जो जारी की है, उसके बाद यह जो खेल शुरू हुआ,
ये कैसे रोक पाएंगे आप, और झारखंड के लिए आपकी आगे की राजनीतिक और चुनावी बैटिंग के बारे में भी आपके क्या ख्याल हैं महतो साहब? धन्यवाद आपको कुणाल जी। आपने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी पे हावी हो रहा है और हमारे वरिष्ठ नेता जेएमएम में जा रहे हैं। कि जेएमएम के वरिष्ठ नेता हमारे पास हैं कि उनके नेता हमारे पास हैं कि हमारे नेता उनके पास हैं, ये तो विश्लेषण का विषय है आपको। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के उनके सबसे लोकप्रिय नेता जो निर्विवाद तरीके से 5 महीने मुख्यमंत्री रहे, वो व्यक्ति हमारे पास हैं और कई सीनियर लीडर हमारे पास हैं। और जो नेता भारतीय जनता पार्टी से वहां गए हैं वो न कभी वो उनके थे। कुणाल सारंगी की बात कर रहे हैं आप, लगता है, या डॉक्टर लुईस मरांडी जी की बात कर रहे हैं। ये लोग कभी भी डिवोटी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के थे ही नहीं। जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में रहता है, साफ शब्द में कहा जाता है, पार्टी उसे उसी शर्त पे आपस लेती है, सदस्यता कराती है कि आप निष्क्रिय तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता लीजिए और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा करिए या महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए। जो भी कार्यकर्ता अपना व्यक्तिगत एजेंडा को लेकर के काम करते हैं, ऐसे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान नहीं रहता है। और कोई ये व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है जो एक परिवार सिंबल देती हो। ये कांग्रेस नहीं है, आरजेडी नहीं है, समाजवादी पार्टी नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ये नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी में बजाते लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव समिति के अलावे भी हम सर्वे कराते हैं, कार्यकर्ताओं से राय लेते हैं, फाइनली लिस्ट संसदीय बोर्ड के द्वारा फाइनल होती है। ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी बाकी पार्टियों से अलग है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की आप देख लीजिए, आज उनकी रात को देर रात गए उनके कैंडिडेट की घोषणाएं होती हैं और उससे पहले नॉमिनेशन फाइल भी कर लेते हैं उनके कैंडिडेट। ये है झारखंड मुक्ति मोर्चा। यानी इनका हमेशा से हिडन एजेंडा सरकार चलाने में भी रहता है। एक चोर दरवाजा हमेशा से झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी में होता है। ये भारतीय जनता पार्टी में आपको दिखाई नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी ने, इवन एनडीए ने अपने प्रत्याशियों की घोषणाएं विधिवत तरीके से की गई और उसके बाद नॉमिनेशन की प्रक्रिया यानी पर्चा भरने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। बाकी और हमारी पार्टी में आसमान जमीन का फर्क दिख रहा है। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हावी है। सर, इसलिए भी एक सवाल उठता है, जैसे आपने अभी कहा ना सर कि चंपई सोरेन साहब झारखंड मुक्ति मोर्चा से इतने बड़े नेता आपके पार्टी में शामिल हुए, तो डॉक्टर लुईस मरांडी भी बड़े कद की ही तो नेता रही है, पूर्व मंत्री रही हैं, आपकी उपाध्यक्ष रही हैं। सर, यदि वह जो पार्टी छोड़कर जाती है तो आप उसे नुकसान नहीं मानते हैं क्या? नहीं, ये देखिए उनके बयानों को तो सुनिए। हाँ, उनके बयान क्या है लुईस जी का? हाँ, उन्होंने कहा कि जब सीता सोरेन जी को लोकसभा का चुनाव दिया गया, चुनाव लड़ाया गया, तो उनको बड़ी दर्द हुई। तो ये ईर्ष्या का भाव भारतीय जनता पार्टी में जो लोग रखेंगे या जो भी कार्यकर्ता रखेगा वो भारतीय जनता पार्टी में टिक पाएगा क्या? उन्होंने तो ये भी कहा है कि अब जो बाहर से आए हुए जो इम्पोर्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको आप ज्यादा तवज्जो देते हैं और आपके जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं उनकी आप अनदेखी कर देते हैं। पूजनते तत्र रमनते देवता। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को ज्यादा तरजीह देती है। टिकट देने में भी भारतीय जनता पार्टी बाकी पार्टियों से सबसे ज्यादा तरजीह दी कि नहीं दी? ये महिला मैया सम्मान की बात करते हैं, टिकट देने में क्यों पीछे हिचकते हैं? ये पूछिए विपक्ष को आप। यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में है, यहाँ तो हम विपक्ष में है, उन्हें पूछिए कि महिलाओं के बारे में भारतीय जनता पार्टी और बाकी पार्टियों में आपको दिखाई देगा अंतर? दिख रहा है। और एक महिला के नाते हमने डॉक्टर लुईस मरांडी जी को उफान कर राष्ट्रीय स्तर पे नेता बनाने का प्रयास किया। राज्य ने उनको विधायक बना करके उनके मंत्री बनाए, कैबिनेट मंत्री बनी। पार्टी में कई बार बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई। लेकिन हेमंत जी ने जिस तरीके से चंपाईदा के साथ अपमानजनक काम किया, मुख्यमंत्री रहते अपने बैठक बुलाना, उनको किनारे बैठा के हाशिए में डाल देना,
ये प्रचलन तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। हम अभी भी शुभकामनाएं देते हैं जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गए हैं। जो व्यक्तिगत एजेंडा जहां चलेगा वहां चलाएं वो। ठीक है, वहां कुछ नहीं चला। ठीक है, ओके। न पुराण जी को टिकट मिली, न लुइस जी को, न माया मिली, न राम मिली। ठीक है, बटर देओल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देओल साहब, बहुत ही सब्र और पेशेंस के साथ आपने महतो साहब को भी सुना, आपने उनकी बातों को समझा। ऐसे में लेकिन यदि आप पृष्ठभूमि के हिसाब से बात करें तो जेएमएम के लिए ये एक एडवांटेज के तौर पर दिख रहा है, क्योंकि कई कद्दावर नेता अब जेएमएम का दामन थाम चुके हैं। छोटे मोटे नेता नहीं है, कई पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, और कई सीटों पर यदि हम देखें 15 सीटों पर ऐसा भी है जहां कई बगावती सुर निकलकर सामने आए जब से उन्हें 66 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया है। ऐसे में इसे आप देओल साहब अपने पार्टी के लिए कितने पक्ष में इस हवा को बहते देख रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि यह जो स्थिति अभी उत्पन्न हुई है चुनाव के ठीक पहले, दिस कैन मेक अ डिफरेंस? देओल साहब जी, नमस्कार। नमस्कार। ऑब्वियसली दिस कैन नहीं, इट इज मेकिंग अ डिफरेंस, है ना। कैन शब्द तो है कि होगा कि नहीं होगा, बट वी कैन ऑलरेडी फील द चेंज। और देखिए, दोनों बात हमारे मित्र कह रहे थे रमाकांत जी कि इन्होंने लुइस मरांडी को के बारे कह रहे थे कि उनको पोजीशन दी, फिर भी वो चली गई। तो ये बातें तो चंपे सोरेन पे भी लागू होती हैं। उन्होंने तो खाली मंत्री बनाया था, हमने तो मुख्यमंत्री बनाया था। तो क्या दिया क्या नहीं दिया। और वो कह रहे हैं कि देखिए जो जो गए, न माया मिली न राम। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ है कि वो सशर्त हमारे यहाँ नहीं है, शर्त लगा के हैं। जैसे चंपई सोरेन गए थे कि मेरे बेटे को और हमको दोनों को टिकट देना मिला, और बीजेपी झुकी उनके आगे, उनको दिया। और ये तो साफ दर्शाता है ना कि वो पार्टी इसलिए नहीं ज्वाइन की है कुणाल सारंगी जी ने की और अदर्स ने कि हमें टिकट मिलेगा, इसी शर्त पे हम पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये एक डिफरेंस है बीजेपी में जाने वाले नेताओं में और हमारे पार्टी में आने वाले नेताओं में। और देखिए, सीटें, एक बात तो तय है कि लोकतंत्र का महापर्व है। महापर्व में सब कोई अपना अपना पार्ट निभाना चाहता है। लोग को 5 साल जिन्होंने काम किया होता है उनको एक्सपेक्टेशन होती है कि हम लड़ें इलेक्शन। बट चूंकि एक लिमिटेशन है कि 81 सीट ही है और कैंडिडेट ज्यादा है, ये दोनों पार्टी के हुए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमारी पार्टी का ही और उनकी पार्टी की नहीं। ये अक्रॉस द लाइन सारे पॉलिटिकल पार्टी के साथ ये प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं कोई हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं। और बट ये देखा जाता है कि अपने परिवार को कौन कितना बचा के रख सकता है ना। हार्ड डिसीजन परिवारों में लिए जाते हैं, बट ऐसा क्या परिवार की एक डिसीजन आते ही बिखर जाए पूरा। तो ये एक डिफरेंस दिखाता है। और एक इम्पोर्टेंट न्यूज में पढ़ रहा था आज, एक हमारे मित्र हैं आदिल जी, उन्होंने हिंदुस्तान में, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, उनका आया था कि जिस तरह से मीन एज है जो कैंडिडेट की जो लड़ रहे हैं वो ज्यादातर बीजेपी के, आपने देखा होगा कि 65+। तो ये दिखाता है कि बीजेपी पार्टी कहीं थक सी गई है और यंग ब्लड और यंग सोच जो आज की पॉलिटी की रिक्वायरमेंट है उससे कहीं दूर भाग रही है और वो पुराने सिस्टम को ही। और एक तरफ इनकी पार्टी सेंटर पे कहती है कि नहीं, एक कट ऑफ डेट है, बुजुर्गों नहीं, मतलब जैसे हाशिए पे चले जाते हैं जो लोग एक सर्टेन एज के ऊपर, जैसे अडानी जी और सारे नेता। तो कहीं विरोधाभास इनके बोलने और करने में इनके यहाँ है, हमारे यहाँ नहीं। जहां तक महिलाओं का सम्मान देने की बात है तो ये पार्टी तो महिलाओं का सम्मान देने की बात ही ना करे। जिस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी वाइफ को ही सम्मान नहीं दिया, वो और लड़ते भी उन्हीं के चेहरे पे, पूरा देश हर सीट पे मोदी जी लड़ते हैं, तो वो हमें सिखाएंगे कि महिलाओं का सम्मान कैसे होता है। ये पार्टी बलात्कार को जात पे डिवाइड करती है और रेस स्टेट पे डिवाइड करती है कि अगर हमारे ऑपोजिशन स्टेट में बलात्कार होता है तो वो बहुत चिंतनीय है, बट उनके रूल स्टेट्स में होता है तो वो कोई खास बात नहीं है। तो ऐसे पार्टी और ऐसी विचारधारा के लोग, मैंने कल भी एक चैनल में कहा था कि मुझे याद है कि सुमित्रा महाजन जी बैठी हुई थी, स्पीकर थी माननीय हमारे लोकसभा की, और स्टेज से भाषण दे रहे थे मोहन।
काम है परिवार पालना और बच्चे पैदा करना, उनका राजनीति में और इसमें क्या काम। तो ऐसे विचारधारा से, ऐसी आइडियोलॉजी और पेट्रियार्कल सिस्टम से जो पार्टी उपजी है, वो क्या महिलाओं के सम्मान की बात करेगी। ठीक है, ओके। तो अब महतो साहब, आप ही के पास आते हुए अब तो यह भी आरोप आप पर लग रहा है, जो आरोप आप दूसरे पार्टियों पर लगाया करते थे कि परिवारवाद की पार्टी है, मोहमाया की पार्टी है, अब ये आरोप आपके ऊपर भी लग रहा है, क्योंकि परिवारवाद इस बार झारखंड के सीट बंटवारे में भी कुछ आपके तरफ से भी दिख रहा है, खूब सामने नजर आ रहा है। ऐसे में चंपई सोरेन के बेटे को भी आपने टिकट दे दिया, तो आपके उड़ीसा के गवर्नर रघुवर दास साहब की बहू को भी आपने टिकट दे दिया। तो ये क्या परिवारवाद के एंगल में नहीं आता है, या इसे आपको लगता है कि वहां की जनता का एक्सेप्टेंस है? महतो साहब, देखिए, पार्टी अपने रणनीति अपनाती है, लेकिन जिसे आप परिवारवाद कह रहे हैं, क्या कोई परिवार सिंबल बांट रहा है क्या? शिबू सोरेन जी का घर का परिवार सिंबल बांटता है, शिबू सोरेन एंड कंपनी। या तो हेमंत सोरेन जी बांटेंगे या शिबू सोरेन जी बांटेंगे। वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज से 4 साल 5 साल पहले जमशेदपुर में अधिवेशन बुला करके अपना संविधान में चेंज किया, परिवर्तन कर दिया और एक कार्यकारी अध्यक्ष का प्रोविजन रखा, क्योंकि एक परिवार को सिंबल बांटना था। लालू यादव जी में वही हाल है, समाजवादी पार्टी में वही हाल है। क्या भारतीय जनता पार्टी में क्या मोदी जी के परिवार या जेपी नड्डा साहब के परिवार बांट रहे हैं क्या? और जो आरोप वो लगा रहे हैं एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति का, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति का जो आरोप लगा रहे हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री के बारे में, उनकी धर्मपत्नी के बारे में देवल साहब जो बोल रहे हैं, इतने संभ्रांत व्यक्ति हैं, वो कह रहे हैं कि उन महिलाओं को सम्मान नहीं दिया। ये कैसे कह सकते हैं? किसी के व्यक्तिगत जीवन में ताक झांक करना, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे क्षेत्रीय पार्टियां ही वो ताक झांक कर सकती है। मैंने कहा कि मुंबई में जो केस दायर हुआ था माननीय हेमंत सोरेन जी पे, किसी महिला ने या किसी लड़की ने दायर की थी, उसको क्यों किया गया था, इस प्रकार का आक्षेप तो मैंने नहीं लगाया, लेकिन उनका तो वहां पर था मामला। मैंने इस प्रकार की बातें किसी व्यक्तिगत आलोचना से बाज आना चाहिए उनको। ठीक है, प्रधानमंत्री, देश के इतने बड़े नेता, दुनिया में जिनकी एक धाक है अभी, और देश के लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं नेहरू जी के बाद, ऐसे लोकप्रिय नेता पे इस प्रकार का छोटा एकदम राजनीति, ओछी राजनीति करना मुझे लगता है कतई ठीक नहीं लगता। ठीक है, अब झारखंड में भी, आप झारखंड के परिदृश्य में भी बता दीजिए कि जिस तरह की अब आपने बात कही है, बीजेपी की तारीफ की है, स्वाभाविक सी बात है आप करेंगे, क्या बीजेपी का स्ट्राइक रेट नेशनल स्ट्राइक रेट की तरह अब इस बार झारखंड में आपको नजर आ रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि विपक्ष में ही बैठे? कुणाल जी, मैं बता रहा हूँ आपको, भाजपा ने ही झारखंड बनाया है। हाँ। अटल जी ना होते तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये झारखंड ना होता। अटल जी ना होते तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी अटल जी के समय में जो निखार आई थी, अटल अडवाणी के समय में, वही निखार आज नरेंद्र मोदी जी ने एक मॉडिफाई करके, इसको कहिए कि मॉडिफाई किया जा रहा है पूरे देश को विश्व स्तर पे, और झारखंड का भी मॉडिफाई हो रहा है। और ये मॉडिफाई के चलते बाकी जितने भी राजनीतिक दल है उनको भय पैदा हो गया है। और जिस विकास की रफ्तार जिस गति से बढ़ रही है आज, ठीक है, जिस ऊंचाई के बुलंदियों में विकास के रफ्तार पकड़ रहे हैं, हाँ, और भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि भाजपा ने ही अलग किया था, मारने का काम भी भाजपा करेगी। ठीक है सर, ओके, पॉइंट टेकन। तो जिस मॉडिफिकेशन की आप बात कर रहे हैं साहब, आपके ऊपर यह भी आरोप लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में ना जो नेता थे उनका काफी सम्मान होता था, लेकिन मोदी साहब के समय में उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया, यह भी आरोप लगते हैं, पुराने लोग ही लगाते हैं। उम्र के साथ में व्यक्ति क्या करेंगे? अच्छा, मार्गदर्शक मंडल हमने तो मार्गदर्शक मंडल में रखे, भारतीय जनता पार्टी ने उनका मार्गदर्शन पे ही, संरक्षण में ही, आज अडवाणी जी के संरक्षण पे ही, सीनियर लीडरों के संरक्षण में ही भारतीय जनता पार्टी सरकार भी चला रही है और संगठन भी चला रही है। ओके, ठीक है। देओल साहब, अब आपके पास आते हुए कि अब आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नहीं, यदि आजसू की भी बात करें जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, उनके भी बड़े नेता अब आपका दामन थाम चुके हैं, ऐसे में अक्रॉस पार्टी लाइंस जेएमएम को लेकर जो अभी एक्सेप्टेंस बढ़ा है खासकर झारखंड में, उसको आप कैसे देखते हैं? और आपको क्या लगता है कि ये जो पुराने नाम अब आपके चैप्टर में जुड़े हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, इससे आपको कितना एडवांटेज होगा? देखिए, एक्सेप्टेंस बढ़ा है, इसी के लिए लोग आ रहे हैं, ये बात तो सही है। और
इस तरह से पॉपुलैरिटी हेमंत जी की बढ़ी है झारखंड में। उन्होंने भी देखा है, देखिए ऑपोजिशन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, घर वाले तो तारीफ आपकी करते ही, जब ऑपोजिशन के लोग आपकी तारीफ करने लगे तब आपको ये रियलाइज होता है कि हाँ कुछ वाकई सही काम किया होगा, है ना। जब दुश्मन जो होते हैं पॉलिटिकल ऑपोजिशन, वो आपकी तारीफ करने लगे तो वो एक तब पता चलता है कि आपकी पॉपुलैरिटी कहाँ है। लेकिन देओल साहब, सॉरी माफी चाहूंगा, आपको टोक रहा हूं, लेकिन टाइमिंग ऑफ ये तारीफ ये भी मैटर करती है। चुनाव के ठीक पहले ये होना क्या दर्शाता है देओल साहब? ये भी तो एक अपॉर्चुनिस्टिक व्यू भी तो है कि अब उन्हें वहां टिकट नहीं मिला, आपके पास आ गए, आपकी राह देख रहे हैं वो। देखिए मैं इस पे ये चेंजिंग ऑफ पार्टीज तो आप देखते हैं कि हर इलेक्शन में होता है, हाँ है ना। बिल्कुल। वो जेएमएम में ही आए, कांग्रेस में क्यों नहीं गए, है ना। वो माले में क्यों नहीं गए, आरजेडी में क्यों नहीं गए, और कोई पार्टी में क्यों नहीं चले गए, तो ये भी तो सवाल है ना। हाँ। मैं तो पॉपुलैरिटी की बात कर रहा हूँ। हमारे कोalition में आए हैं बट हमारी पार्टी में आए। और दूसरी तरफ मैं जून 1, 2022 का नड्डा जी का एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल था कि विल ओपोज फैमिली पॉलिटिक्स इवन एट द कॉस्ट ऑफ सीट। मुझे अगर सीट गंवानी भी पड़े तो मैं किसी नेता के बेटे को टिकट नहीं दूंगा। ये नड्डा जी जो अभी अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनका स्टेटमेंट था, बड़े प्रोमिनेंट तरीके से पेपर्स में छपा था। तो क्या नड्डा जी बीजेपी के अध्यक्ष होने के नाते ऐसे फ्रिवलस बातें करते हैं? क्या उनकी बातों को आगे से हल्के में लिया जाए या कोई उनकी वेटेज नहीं दी जाए? ये जरूर हमारे मित्र बताएं। और जो देखिए, मैंने किसी पर्सनल आदमी के पर्सनल लाइफ में नहीं किया। जब वो देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं तो उनकी लाइफ पर्सनल नहीं है ना। जैसे ये कहते हैं मियाँ बीवी की पार्टी, तो वो भी तो हमारे पार्टी के अध्यक्ष थे, तो उनकी मियाँ बीवी हस्बैंड वाइफ पर्सनल रिलेशन होता है, आप क्यों उस पर उछालते? तो ये बात क्या, कहाँ मैंने क्या बोला? हाँ। मैंने बोला कि उन्होंने 7 फेरे लिए थे, उनको नहीं निभाए, आज तक ये स्टेटस पे अभी है। आपने देखा ना कि जब उनकी मदर मरी तो उनकी वाइफ के कितने इंटरव्यूज आए कि मुझे जाने नहीं दिया। अब उनका अपना लाइफ है, ये है, बट दे शुड कम क्लियर, वो भी एक भारतीय सिटीजन हैं। ठीक है। और ये आरोप इन्होंने हमारे मुख्यमंत्री पे लगाया, तो कोर्ट का क्या डिसीजन है? ठीक है, लगाने के लिए तो बहुत सारे आरोप दूसरों पे लगते हैं। ओके, तो आरोप बिल्कुल लगाए जाते हैं और राजनीति चुनाव के दौरान तो ये आरोप प्रत्यारोप का खेल और भी जोर पकड़ लेता है। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने बातचीत की, आपका बेहद शुक्रिया। लेकिन कोई भी पार्टी के कोई भी प्रवक्ता कुछ भी कहे, सच्चाई तो ये है कि झारखंड के आने वाले चुनाव में अब कई फैक्टर्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं और ये चुनाव उतना सिंपल नहीं, कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग हो गया है। अब इसका रिजल्ट तो खैर जनता के बटन दबाने के बाद निकलकर सामने आ ही जाएगा, लेकिन बटन दबाने के पहले और कितने खेल झारखंड में खेले जाएंगे यह देखना दिलचस्प होगा। मुद्दा में मेरे साथ आज इतना ही। नमस्कार।